सीधा पॉइंट पे आता हूं भाई, कोई बकवास नहीं करूंगा। वेनेजुएला में जो रेड हुआ है, जो कि अमेरिका ने किया है, एक सीक्रेट सुपरसोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया उसमें। ग्राउंड पर मौजूद लोगों के मुताबिक ऑपरेशन की शुरुआत बहुत अजीब हुई थी। वार्निंग सिस्टम्स, रडार सिस्टम अचानक से फेल हो गए थे, स्क्रीन ब्लैक हो चुका था और उसी पल आसमान में एक मैसिव ड्रोन दिखाई देता है और उसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई देती है। हैरानी की बात तो ये थी कि यूएस के डेल्टा फोर्सेस के मात्र 20 जवान थे और उन्होंने वेनेजुएला के 100 जवानों को मार दिया। अब वो प्रेसिडेंट के जो 100 जवान थे, जो 100 कमांडोज थे, वो भी कोई इग्गी दुग्गी कमांडोज तो हो नहीं सकते भाई। वो माना कि उसका ट्रेनिंग और डेल्टा फोर्सेस का जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल अलग हो सकता है, बट इतना भी वो कमजोर नहीं हो सकते कि मात्र 20 डेल्टा फोर्स के जवान 100 कमांडोज को, उन कमांडोज को जो कि प्रेसिडेंट की रक्षा करते हो, उन्हें मार गिराए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो रिपोर्ट्स कहते हैं कि वेनेजुएलन सोल्जर्स को चक्कर आए थे, उल्टियां हुई थी और उसके बाद कुछ लोगों के नाक से खून भी निकला था। कुछ केसेस में इंटरनल ब्लीडिंग भी देखी गई थी। मिलिट्री एनालिस्ट इसे सॉफ्ट किल ऑपरेशन मानते हैं, एक ऐसा अटैक जिसमें बिना ज्यादा गोली चले दुश्मनों को लड़ने के लायक छोड़ा ही ना जाए। और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी बताई जा रही है वो है हाई पावर माइक्रोवेव वेपन। अब चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप। बट उससे पहले दोस्तों, अगर यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, इससे हमें बहुत सहायता मिलती है अपने देश के हित के बारे बोलने में। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड्स थे वो लोग अपनी रूटीन ड्यूटी पे थे। रडार सिस्टम जब फेल होता है बिना कोई अलार्म और बिना कोई वार्निंग के, तो उन्हें अपनी फैसिलिटी के ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है। और फिर 8 हेलीकॉप्टर जब वो देखते हैं, जो कि उनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल समझ भी नहीं पाए, वो लोग डायरेक्ट अपनी आंखों से देखते हैं कि भाई डेल्टा फोर्स और यूएस के कुछ और स्पेशल फोर्सेस जो है वो उतर रहे हैं उनकी धरती पे। विटनेसेस ये बताते हैं कि 100 सोल्जर्स डिफेंस में थे, वो ऐसे फ्रीज हो गए, ना भाग पाए और ना ही वो लड़ पाए। वो लोग फ्रीज हो चुके थे पूरी तरीके से। डेल्टा फोर्सेस के सोल्जर्स ने फायरिंग ऐसी एक्यूरेसी के साथ की थी जो कि लगभग इम्पॉसिबल थी। 300 राउंड्स फायर हो रहे थे पर मिनट। थ्योरी ये है कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के साथ में स्पेशल रडार सेव्ड अटैचमेंट लगे हुए थे। भाई तुम गोली फायर करोगे तब जाकर के ना तुम्हारी कोई एक्यूरेसी रहेगी, लेकिन यहाँ कोई गोली फायर ही नहीं हो रही थी, यहाँ बीम फायर हो रहा था जो कि बुलेट्स के जैसा असर कर रहा था, सीधे बॉडी के अंदर घुस रहा था। सोल्जर्स ने रिपोर्ट किया वेस्टिब्युलर इनकैपेसिटेशन, यानी बैलेंस का कंप्लीट लॉस, बॉडी का फ्रीज हो जाना, पैरालाइसिस जैसा इफेक्ट हो जाना। कुछ लोगों ने नाक से खून भी आने की संभावना जताई और ये सिम्टम्स मैच करते हुए इंटरनल हैमरेज से। पेंटागन ने ऑफिशियली किसी वेपन का नाम नहीं लिया, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट इसे कहते हैं सॉफ्ट किल सिस्टम। पर ये काम कैसे करता है? इसका जवाब है फ्रे इफेक्ट। इस वेपन में साउंड वेव्स नहीं होती, ये होती है पल्स माइक्रोवेव बीम्स, जो सीधा स्कल के अंदर में जाता है, पास हो जाता है, पूरा ब्रेन को पास कर देता है। ये बीम ब्रेन को, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका इनर ईयर फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। टेम्परेचर बस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है और सब काम तमाम। पर हाँ, ये छोटा सा जो सडन हीटिंग है वो स्कल के अंदर में एक प्रेशर वेव क्रिएट करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इंसान को आवाज सुनाई देती है, क्लिकिंग, बजिंग या एक भयानक रोर जैसी, जो कान से नहीं बल्कि दिमाग के अंदर से आती है। और अगर फ्रीक्वेंसी इनर ईयर के रेजोनेंस से मैच हो जाए तो बैलेंस सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, कोलैप्स कर जाता है इंसान, सीवियर वर्टिगो, कंट्रोल जीरो हो जाता है और ज्यादा पावर पर कैपिलरीज भी फट सकती है, जिसे नोज ब्लीडिंग और इंटरनल ट्रॉमा होता है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, वेपनाइज्ड इंफ्रासोनिक पल्स एमिटर। इसमें कंटिन्यूअस बीम नहीं होती है, बल्कि लो फ्रीक्वेंसी में एयर प्रेशर के पावरफुल पल्सेस होते हैं। 20 हर्ट्ज से ज्यादा नीचे ये वेव्स बॉडी के अंदर जाकर स्टमक और लंग्स जैसे ऑर्गन्स को रेजोनेंस से मैच करती है। हाई इंटेंसिटी इंफ्रासाउंड बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें बबल्स क्रिएट कर देते हैं। जब ये बबल्स कोलैप्स होते हैं तो माइक्रो शॉक वेव्स टिश्यू को डैमेज कर देती है।
तो अब इन सब का रिजल्ट क्या निकल के आता है? सीवियर नोजिया, पेट के अंदर वायलेंट वाइब्रेशन होने लगती है और इंसान पेन दर्द से चिल्लाने लगता है, बिल्कुल पूरी तरह से फटने लगता है अंदर ही अंदर। टैक्टिकली अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी एक अल्टीमेट फोर्स मल्टीप्लायर। वेनेजुएलन गार्ड्स को ट्रेडिशनली गन फाइट में हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें पहले ही सिक और डिजी बना दिया गया था। वो जो सोनिक बीम्स निकली थी और उसके बाद फिर जाकर के जो कुछ भी बचे हुए थे उनमें गोलियां चलाई गई। पर कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। वेनेजुएला के एयर स्पेस को कहा जाता है कैरेबियन का आयरन डोम। रशियन मेड S-300 वहां पर भी है डिफेंस सिस्टम जो इंडिया के पास में 150 मील दूर से एयरक्राफ्ट पे वो हमला कर सकती है। पर इस रात ये मिथ भी टूट गया। ओपनिंग सैल्वर मिसाइल से नहीं आया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से। इतना डेंस सिग्नल अटैक कि रेडार स्क्रीन जाम हो गए, पूरी तरीके से जल गए। कैप्टन मैनुअल रियो एयरबेस पर ऑपरेटर्स अंधे हो चुके थे मिसाइल्स देखने से पहले ही। फिर आए काइनेटिक स्ट्राइक्स। एक यूएस डिस्ट्रॉयर से फायर हुए 2 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जो कि सीधा S-300 के ऊपर जाके लगते हैं। सेकेंड्स में वेनेजुएलन डिफेंस नेटवर्क पूरी तरीके से ठप पड़ जाती है। प्रिसीजन बॉम्ब्स ने फ्लाइट लाइन को एक एक करके साफ किया। Su-30s और पुराने F-16 टेक ऑफ से पहले ही जाकर खत्म हो जाते हैं। ये डॉग फाइट नहीं था, ये एग्जीक्यूशन था। फाइनल ब्लो साइकोलॉजिकल था। सुबह 4:20 में जेट इंजन की आवाज ने कैराकस से शीशे हिला दिए। टारगेट था फोर्ट्यूना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर। शहर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लीडरशिप की कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय हो गई। स्मोक के बीच मैसेज क्लियर था, तुम अकेले हो और कोई मदद नहीं आने वाली। पर यह सब भी एक डिसेप्शन था। असल टारगेट तो प्रेसिडेंट खुद थे। आज हमारे पास डीक्लासिफाइड टाइमलाइन है जिसमें बताया गया है कैसे यूएस फोर्सेस ने कैराकस के दिल में घुसकर निकोलस मादुरो को एक्सट्रैक्ट कर लिया। देखिए, सबसे पहले तो महीनों तक वेनेजुएला के कोस्ट के पास में यूएस नेवल क्वारंटाइन टाइट होती रहती है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स और एम्फीबियस फ्लीट्स भी रेडी रहती है। ऑफिशियल रीजन था नार्को टेररिज्म, पर इंटेलिजेंस एक ही आदमी को ट्रैक कर रही थी और किसे, वो आप भी जानते हैं। रात के 2 बजे F-35 स्टेल्थ फाइटर एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम होल पंच करते हैं। स्काई क्लियर होते ही डेल्टा फोर्स हेलीकॉप्टर का रास्ता पूरी तरीके से खुल जाता है। एयर स्ट्राइक फोर्ट्यूना और ला कार्टोला के एयरबेस पर एक्सप्लोजन होती है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाती है। केओस होता है, गोल नहीं था, कवर था भाई पूरी तरीके से। और जो लास्ट स्टेप था उनका, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स रेडार के नीचे से घुसते हुए डेल्टा फोर्स के कंपाउंड को ब्रीच कर देती है। रेजिस्टेंस आई पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। और स्टेप 4 एक्सट्रैक्शन था। CIA के प्लांटेड स्पाई के वजह से मादुरो की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम थी उन्हें। यूएस में उसे सेफ हाउस का रेप्लिका भी बना के रखा था। मिशन को पूरी तरीके से अंजाम दे चुके थे वो लोग पहले ही, फिर यहाँ पे आके उसको प्रैक्टिकल कर दिया। फ्लैश ग्रेनेड्स सेकेंड्स में ब्रीच हुए। मादुरो और सिलिया फ्लोरेस सिक्योरली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ये डायरेक्ट किडनैपिंग करके यूएस ने तो दिखा दी कि आखिर उनका क्या औकात है। पूरी दुनिया जो है अभी कांप रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूएस से थर थर कांप रहे हैं। खैर, इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए? हालांकि हमें पता है कि वो इंडिया में कभी भी ऐसा घुस नहीं सकता है, बट इंडिया को ये सीखना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो IIT है, ठीक है, जहाँ से दोगले लोग पैदा होते हैं, वो यहाँ पे फ्री में पढ़ के फ्री में खाकर उसके बाद फिर जाते हैं विदेश में, यूएस में जाकर नौकरी करने। उन्हीं लोगों की मदद से कुछ ऐसे वेपन्स बनाए जाते हैं। अगर वो लोग यहाँ पे काम करते तो शायद हमारे पास में भी कुछ वैसा वेपन्स रहता। और जो लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग कैसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, घर पे आटा चावल डिलीवर करने का। तो हमें यहाँ पे क्या सीखना चाहिए कि भाई जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना AI और रोबोटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने का। गवर्नमेंट को हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा R&D में डेवलपमेंट करना चाहिए, R&D में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट सबसे कम रहता है। क्योंकि जब तक R&D में डेवलपमेंट नहीं होगा, इस टाइप की जो मशीनें जो यूएस ने बनाई वो कभी नहीं बन सकती। और यूएस हमें वैसी वेपन्स कभी नहीं बेचेगा। आप मांग के देख लो B-2 बॉम्बर, जरा मैं भी देख लूँ कैसे दे देता है वो।
क्योंकि भाई उनके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज तो रहना चाहिए। वो होता है ना, एक कहानी है कि भाई एक गुरु है, वो अपनी सारी विद्या जो है ना अपने शिष्य को नहीं देता, कोई एक चीज भी वो बचा के रखता है। नहीं तो अगर यदि वो सारी विद्या उसे दे दे तो हो सकता है कि वो शिष्य ही उसे फिर अगले दिन मार दे। और ये बात यूएस बहुत अच्छी तरीके से जानता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।